Good morning, 11th class. So, we are on chapter number 11 of Geography, Water in Atmosphere. We already had a brief idea about the water present in the atmosphere in various forms, whether it is gases, liquid, or solid. Then we did understand few of the important terms relating to water in the atmosphere. That is, we know by now what is humidity, what is absolute humidity, and what is relative humidity. Then we also had a explanation on evaporation and condensation, and then we had a brief explanation regarding the difference between dew and frost, fog and mist. And then in our previous class we tried to understand the various kind of clouds. And then we also had a brief discussion on precipitation, where we tried to understand the difference between rainfall, snowfall, sleet, and hail. So now today we will be studying about the types of rainfall. Okay, we know rainfall is obviously one of the most important form of precipitation. So now we move on to our rainfall. Now, we know that on the basis of origin, the rainfall can be divided into three. Okay, so on the basis of origin, कैसे origin होता है उनका three types पे, convectional, orographic, orographic को relief भी बोलते हैं, and cyclonic or frontal. So let us just have a explanation of all of these. So the first one is convectional. अब जो फर्स्ट वन है कन्वेक्शनल रेनफॉल, वो होती क्या है? बेसिकली क्या होता है, जब जब एयर हीट अप होती है, हमें पता है इट राइजेस अप. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कन्वेक्शन करेंट्स, वेयर वी नो कि जो हॉट चीज़ है वो राइज अप होती है, कूल जो चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करती है, मूव्स डाउन. तो यहाँ पे भी जो कन्वेक्शन करंट है, बेसिकली हीटिंग अप ऑफ एयर के कारण क्या होता है, इट राइजेस अप. और जब ये राइज अप होती है बेसिकली इन, यू कैन से इन कन्वेक्शनल करंट, देन क्या होता है, इट एक्सपैंड्स एंड देन इट लूजेस हीट, and then it forms cumulus cloud due to condensation. We need to understand, जो हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, इन सिंपल टर्म्स, इवेपोरेशन हुआ, वाटर राइज अप हुआ, एयर राइज अप हुई, कंपैरेटिवली हीट लूज होगी, ऊपर टेम्परेचर ठंडा होगा, तो ऑब्वियसली क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. उसके बाद थंडर और लाइटनिंग के साथ हैवी रेनफॉल होती है, बट इट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन हुआ है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ है, जितना वाटरफॉल था, जितना वाटर कंटेंट था क्लाउड में, वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द बिकॉज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ the air is now full and it cannot hold more water, तो obviously rainfall होगी and it will, because of the gravitational force, it will come down. but ये thunder और lightning भी होती है और जो heavy rainfall ज़रूर होती है, but it does not last for long. अब ऐसी जो रेनफॉल है ये कॉमन होती है इक्वेटोरियल रीजन्स में. नाउ इक्वेटोरियल रीजन्स में क्यों कॉमन होगी? ये सिंपल सी बात है, बिकॉज दिस इज द एरिया जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे बेसिकली ऐसी टाइप की रेनफॉल होती है. ठीक है, एंड देन ये जो रेनफॉल है ये समर और वाटर पार्ट ऑफ डे पे भी होती है, अगेन क्योंकि इवेपोरेशन होगा एंड देन एयर हीट अप होगी, राइज अप होगी कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू, एंड देन फाइनली अगेन कंडेंसेशन और रेनफॉल होगी. तो एक तो समर्स में या वाटर पार्ट्स ऑफ डे में होती है, इक्वेटोरियल एरियाज में, एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में भी होती है. बेसिकली लैंड वाला एरिया जो है, जो हीटन अप जल्दी हो जाता है जनरली उस एरिया, या फिर जो कॉन्टिनेंट्स उनके, नॉट ओनली लैंड, मतलब कॉन्टिनेंट्स का जो इंटीरियर एरिया वहाँ पे. नाउ दे आर सेइंग पर्टिकुलरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर ही एरिया है जहाँ पे हम देखते हैं मेनली अपना जितना भी लैंड सरफेस है, कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, वो बेसिकली ज़्यादातर कहाँ है, इन द नदर्न हेमिस्फेयर है. तो ऑब्वियसली इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है वो अंदर की साइड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसी के कारण यहाँ पे ये वाली टाइप की रेनफॉल यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादा होगी. Now just remember so that you don't get confused, convectional currents जो है, convection current
उसके कारण जैसी रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली हीट राइजिंग अप एंड देन कंडेंसिंग एंड देन रिजल्टिंग इन दैट. Now we come to the second type of rainfall, orographic. Always remember, whenever we come across this term orographic, it is generally related to mountain. तो अब क्या होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल में, क्या होगा कि एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ बिकॉज वी विल नोटिस कि एक रिलीफ के कारण, रिलीफ यहाँ पे क्या है, माउंटेन. अदरवाइज रिलीफ, अपने रिलीफ फीचर्स होते हैं ना कि लैंड प्लेट्यू है, प्लेन है, माउंटेन है, कैसी किस टाइप की अनड्यूलेटिंग एरिया, वॉट एवर इट इज. तो यहाँ पे माउंटेन के कारण है, इसीलिए इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं. तो ओरोग्राफिक जब भी हम बात करेंगे तो ये किससे एसोसिएटेड होगी, माउंटेन से. अब क्या होता है, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस द माउंटेन. Now you can see this image, you will notice what will happen, that suppose water is coming across from some water body and it is moving towards the mountain, ठीक है, and in between there is a mountain. And obviously क्या हुआ, when the air is moving towards the side of the mountain, तो mountain will act as a kind of obstruction, ठीक है. So and the air will not be able to pass on straight, and obviously the air will start moving upwards. So what will happen here is that when the saturated air mass, because basically वो जो air mass है वो already saturated है, that means वो क्या है, already filled with lot of moisture. So when the saturated air mass, which is already filled with water and lot of moisture contents, come across a mountain, as you can see in the picture, it is forced to ascend as it rises. यानी obviously हमें पता है कि बीच में आ गया तो the air will rise up when it rises it will expand. And हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मॉइस्चर जो है अब कंडेंस होने लग जाएगा, ठीक है. एंड ऑब्वियसली क्लाउड्स में से फिर रेनफॉल हो जाएगी. अब इस चीज का, इस टाइप की रेनफॉल की चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल. After giving rain on the windward side, when these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises. Then their capacity to take in moisture increases, and hence the leeward slopes remains rainless and dry. The area situated on the leeward side, which gets less rainfall, is known as the rain shadow area. It is also known as the relief rain. Now relief rain का तो मैंने बता दिया. Now focus on this picture and try to understand whatever I am wanting to make you understand. सबसे पहले देखो, when the air was coming in this direction, obviously this is the obstruction and obvious then it has to go up. अब ये जब ऊपर गया तो ऑब्वियसली क्या हुआ, एयर जो है टेम्परेचर जो है कम हो गया और ये जो कंडेंसेशन हो गई एंड क्लाउड जो है नाउ इट कुड नॉट होल्ड मोर वाटर, जिसके कारण क्या हो गई, रेनफॉल हो गई. अब now what happened after reaching this area, already water is being somewhere sent back to the land in the form of precipitation. तो ये रेनफॉल हो गई. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड, क्योंकि विंड इस साइड आ रही थी, ठीक है. अब क्या होता है, अब जब ये एयर इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगी, एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस है तो इट विल डिसेंड डाउन नाउ. अब जब ये डिसेंड हो रही है, हमें पता है टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होगा, बढ़ेगा. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी जब, देन ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे रेनफॉल होगी ही नहीं, क्योंकि कंडेंस होने की जरूरत ही नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई है और ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी वाटर ड्रेन डाउन हो चुका था रेनफॉल के फॉर्म में. इसीलिए हम देखेंगे एक ही माउंटेन के एक साइड पे, कौन सी साइड पे, विंडवर्ड साइड पे तो इतनी रेनफॉल होती है, ग्रीनरी होती है, और जो दूसरा साइड होता है वो टोटली ड्राई होता है. इसीलिए उसको रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं. रेन शैडो यानी रेन नहीं हुई, रेन की शैडो आ गई बस, तो रेन शैडो एरिया. तो यहाँ पे बहुत
रेनफॉल या तो होगी ही नहीं या कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। तो और इसी को हम ये जो साइड है इसको लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रेन, this is the area which is somewhat very dry, does not receive any rainfall. It is situated on the leeward side, it gets very less rainfall, that is why it is called rain shadow area. और इस टाइप की रेनफॉल को हम और क्या बोलते हैं, इस टाइप की रेनफॉल को हम बोल देते हैं रिलीफ रेनफॉल, और ओरोग्राफिक है तो रेन से रिलेटेड है। सो जस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ से आई एयर, यहाँ ऊपर गई, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंडेंस होके यहाँ बारिश हो गई, एंड देन फाइनली इन दिस पर्टिकुलर एरिया जब तक यहाँ आई तो ये तो डिसेंड बैक होगी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल नहीं होगी, रेन शैडो एरिया लीवर्ड साइड, बस दैट इज इट। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ rainfall. Now you can see this again through this picture as well कि कैसे एयर आई है, ऊपर ascend हुई, and then finally how it came down, और जब इस साइड पे आई तो क्या हुआ, एकदम ही रेनफॉल नहीं हुई, and that is why this area is the area which will not receive any rainfall. You can just look at it again. This arrow is moving up, एयर ऊपर गई, यहाँ पे वाटर बॉडी था तो ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर था, ऊपर गई, कंडेंस हो गई, और पूरा फिर ऑब्वियसली बारिश हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, ठंड भी थी, टेम्परेचर कम था, इसलिए फिर इस साइड तक आई, तब तक ये फिर नीचे मूव करेगी, एयर होल्डिंग कैपेसिटी सॉरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रेनफॉल नहीं होगा, and that is why this area will not receive any rainfall. So this is our orographic rainfall. Now we move on to the third one. जो third one है that is our cyclonic rainfall, or it can also be called as the frontal rainfall. इसमें क्या होता है जनरली, हम देखेंगे कि यहाँ पे टू masses of air जो है of different temperature, humidity and density meet. बेसिकली अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम वन डायरेक्शन यू कैन से that mass of air with, you can say, temperature conditions, suppose warm conditions जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रही है, और इस साइड से आ रही है हमारी यू कैन से मास ऑफ एयर विच इज कंपैरेटिवली कोल्ड। तो हमें पता है जब हॉट और कोल्ड एयर मासेस मिलेंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें पता है जो वार्म वाली है वो राइज अप हो जाएगी, और जो कूल वाली है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन इट। यहाँ से हॉट एयर आ रही है, यहाँ से हमारी आ रही है कोल्ड एयर, दोनों का यहाँ पे फ्रंट पे मिले, तो अचानक से जो हॉट एयर है उसको अचानक से राइज होना पड़ा और ये नीचे आ गए। अब जब ये अचानक से राइज हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब टेम्परेचर अचानक से कूल डाउन हो गया, ऊपर की तरफ मूव की सडनली, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, ऊपर जैसे ही मूव किया कंडेंसेशन हो गया, एंड इट विल रिजल्ट इन रेनफॉल, ठीक है। तो मीटिंग मॉइस्चर लेडन वार्म ट्रॉपिकल विंड विद अ पोलर रेन मास, यानी कि सपोज कि अगर एक वार्म ट्रॉपिकल विंड है जिसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है, और दूसरी साइड से पोलर विंड्स आ रही हैं जो सपोज कोल्डर है, तो ऑब्वियसली जो वार्म एयर है उसको सडनली राइज करना पड़ा। अब राइज हुआ, ऑलरेडी मॉइस्चर था, तो और जब राइज होगा टेम्परेचर कम होगा ऊपर के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कंडेंसेशन होगा, सडन कंडेंसेशन, और जो क्लाउड फॉर्म होंगे और फिर रेनफॉल हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल, बिकॉज समटाइम्स हम देखेंगे साइक्लोन जैसी भी होती है बिकॉज सडनली हो जाती है, और ये वाली रेनफॉल जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी चलती है बिकॉज सडन हुआ है तो ज़्यादा जो वाटर कंटेंट है क्लाउड में वो ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी मॉइस्चर तो था ही उसमें, कंडेंस हो गया, तो देन इट स्टार्ट्स गिविंग रेनफॉल, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइक्लोनिक रेनफॉल। सो बेसिकली आई थिंक द थ्री काइंड ऑफ रेनफॉल इज क्लियर टू यू। द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल, कन्वेक्शन से याद रखना, सेकेंड इज ओरोग्राफिक, एंड द थर्ड इज साइक्लोनिक।
Now we move on to our next topic, which is world distribution of rainfall. Now we know that earth is an area, and where we cannot say that everything or every part of India, every part of the world will receive same kind of rainfall. तो अलग जगह पे अलग अलग रेनफॉल होती है, सीजन्स के अलग हिसाब से भी अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। वी नो कि सेंटर में अपना इक्वेटर है, लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होगा, रेनफॉल ऑब्वियसली कम होगी, बिकॉज वी नो दैट जो रेनफॉल है उसके लिए इक्वेटर वाली एरिया पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों इवेपोरेशन ज़्यादा होता है? बिकॉज सनरेज जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है इक्वेटोरियल एरिया में, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। सो रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल्स, वेदर इट इज साउथ और वेदर इट इज नॉर्थ। इक्वेटर हमें पता है सेंटर में है अपना, और उसके बाद हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, अलग 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 लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑल ऑफ दीज, है ना, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल, देन आर पोल्स। तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे रेनफॉल डिक्रीज होगी। अगेन वन वेरी वेरी यू कैन से कॉमन थिंग कि हमें पता है कोस्टल एरियाज जो हैं वो कि वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगा देन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ लैंड मास। क्यों? कोस्टल एरियाज की जो वाटर है वो कोस्टल एरिया के ऊपर जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे कंपेरेटिवली रेनफॉल ज़्यादा होगी। ओके, नाउ अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी पता है कि अगर हम देखें बिटवीन द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री टू 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, रेनफॉल जो है हैवियर होती है ईस्टर्न कोस्ट पे और डिक्रीज होती रहती है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें this is 35 degrees, okay, and this is 40 degrees north, this is not 100. so basically अगर हम देखें इस so around 35 degrees to 40 degrees north of equator and also south of equator, हम ये notice करेंगे कि this is the area where जो रेनफॉल है वो क्या होती है, जनरली ईस्टर्न कोस्ट की साइड ज़्यादा होती है, और ईस्ट से जब हम वेस्ट की साइड मूव करते हैं तो ये क्या हो जाती है अपनी, वी विल नोटिस दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ओके, so if you want to just remember this through certain ways, you can actually memorize it as कि भाई इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखो अगर तो बारिश ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होती है, रेनफॉल कम हो जाती है। सो विद दिस यू कैन जस्ट ट्राई टू रिलेट इट कि बिटवीन लैटिट्यूड्स 35 टू 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ जो है वहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होगी। ठीक है, वेरएस अगर हम 45 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्लीज जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करती है, वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती है, तो ऐसे एरियाज में जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, वहां पे रेनफॉल पहले होती है और ईस्ट की तरफ डिक्रीज हो जाती है। सो यू कैन रिमेंबर 35 टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ईस्ट से वेस्ट को बारिश कम होती है, वेरएस 45 से 65 के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों में वेस्टर्लीज के कारण वेस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा रेनफॉल होती है, वेस्ट और कम होती रहती है ईस्ट को, वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि जब भी माउंटेन कोस्ट के पैरेलल होते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है जो रेनफॉल है वो ज्यादातर विंडवर्ड साइड पे होगी, जो हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल में पढ़ा था, और जैसे लीवर्ड की साइड जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम होती रहेगी। ठीक है, वी हैव जस्ट अंडरस्टूड इट ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल की आती है बारिश आती है एक साइड पे ज़्यादा बारिश हो जाती है विंडवर्ड साइड पे, और लीवर्ड पे ऑलमोस्ट नहीं होती। अब जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, द विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ मॉनसून लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। तो इधर हमको ये चीज समझनी है कि हम ये नोटिस करेंगे कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है और विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स है, जो विंडवर्ड साइड है अभी हमने देखा है, और बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट की साइड जो है इन कूल टेम्परेट जोन,
एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ मॉनसून लैंड जो है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा रिसीव होती है, समवेयर अराउंड 200 सेंटीमीटर पर एनम। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझनी है विदाउट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस। अपने को बस ये यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है कि जो माउंटेन्स जहाँ पे रेनफॉल ऑब्वियसली पैरेलल है वहाँ पे तो रेनफॉल ज़्यादा होगी ही होगी, इसके साथ कोस्टल प्लेन में भी रेनफॉल ज़्यादा होगी और विंडवर्ड में भी ज़्यादा होगी। अब हम इसी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ मतलब यू कैन से कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो रिसीव होती है उसके हिसाब से इसको समझ लेते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि इन टर्म्स ऑफ ये पढ़ लेते हैं हम कि कितने एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिसको हम रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल बोल सकते हैं। मॉडरेट रेनफॉल जो है 100 to 200 में, लो रेनफॉल 50 to 100 में, और स्कैंटी 50 सेंटीमीटर या उससे कम। ठीक है ना? तो ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन के हिसाब से। तो ये अगर हम ये वाली चीज़ समझे तो सबसे पहले तो जो इक्वेटोरियल बेल्ट है हमें पता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। विंडवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन जैसे अपने इंडिया का वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे भी बहुत रेनफॉल होती है, और ये कूल टेम्परेट जोन में। और कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, बहुत हैवी होती है, अराउंड 200 सेंटीमीटर पर एनम। तो ऐसे एरियाज को हम बोल सकते हैं रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब हम देख लेते हैं रीजन ऑफ समवेयर मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि मीडियम जैसे हम बोल सकते हैं। तो जनरली जो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट होते हैं ना वहाँ पे रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है। देन उसके बाद ये जो एरिया, ये हमें पता ही है कि जो एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल है ये बेसिकली अपना इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंटल एरिया में है। ओके, सो फर्स्ट हैवी इक्वेटोरियल, विंडवर्ड और कोस्टल एरियाज के अराउंड वेस्टर्न कोस्ट वगैरह में हमारा होता है हाई रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। इंटीरियर कॉन्टिनेंट में होता है मॉडरेट। तो पहले वाले में 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होती है, सेकेंड वन में 100 से 200 सेंटीमीटर तक। ओके, सो कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो है वहाँ पे भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है। अब हमें ये भी पता है कि जो सेंट्रल पार्ट्स है ट्रॉपिकल लैंड के, ओके, ट्रॉपिकल हमें पता है बेसिकली जो ट्रॉपिक्स के बीच में वाली एरिया है उसको ट्रॉपिकल बोल देते हैं। तो वैसा और उससे रिलेटेड जैसा जो टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसको हम बोल देते हैं टेम्परेट एरिया, और सॉरी ट्रॉपिकल एरिया। तो जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल लैंड है एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैंड्स है वहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होती है। लो कितनी होती है? बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम। सो एज यू कैन सी ट्रॉपिकल लैंड्स का सेंट्रल पार्ट, ठीक है, एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ जो टेम्परेट लैंड्स है यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर मतलब नॉर्थ, ट्रॉपिक्स के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में, बेसिकली उन एरियाज का जो ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम। ठीक है। उसके बाद है एरियाज लाइंग इन द रेन शैडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, यानी कि ऐसी ये जो 50 to 100 भी हमें पता चल गया कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैंड्स। अब हम आ जाते हैं जो एरिया जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। ठीक है। तो जो एरिया लाइंग इन द रेन शैडो जोन, रेन शैडो हमने पढ़ा था ओरोग्राफिक में जहाँ पे एकदम कम रेनफॉल होती है। तो जो रेन शैडो वाली एरिया है ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये वाली जो एरिया है यानी एकदम हायर लैटिट्यूड्स और रेन शैडो एरिया, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, इवन लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। ठीक है। सो हमें पता चल गया 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, हैवी रेनफॉल, मॉडरेट, लो एंड स्कैंटी। हैवी में ओवर 100, उस मॉडरेट में 100 to 200, लो में 50 to 100 और स्कैंटी में 50 से भी कम। तो और डिविजन्स भी पढ़ रही है कि कौन से एरिया में बेसिकली इक्वेटोरियल और विंडवर्ड स्लोप्स में ज़्यादा होती है, इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज में मॉडरेट होती है,
एंड देन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल लैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ टेम्परेट में लो रेनफॉल होती है, एंड देन बेसिकली हायर ऑल्टीट्यूड्स, रेन शैडो एरिया और एकदम इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे रेन शेड ऑफ द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स और हाई लैटिट्यूड वाले एरिया में एकदम स्कैंटी रेनफॉल होती है। ये तो हो गई अपनी रेनफॉल डिवीजन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से कि पर एनम कैसे रेनफॉल होती है। अब हमें ये भी पता है कि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है रेनफॉल का, सीजन वाइज भी होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में रेनफॉल ज़्यादा होती है तो और कौन से सीजन में कितनी होती है इससे उसका इफेक्टिवनेस जज होता है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर सीजन में इतनी रेनफॉल होती है तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमें पता है मॉनसूनल रेनफॉल जो है उस पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो टोटली डिपेंड करती है फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनी अदर थिंग्स। तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कुछ रीजन्स में तो रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि इक्वेटोरियल एरिया में और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कूल टेम्परेट रीजन। कैसे, हमें पता है इक्वेटोरियल एरिया में ऑलमोस्ट हमेशा बारिश होती रहती है, इवेपोरेशन होता है बारिश होती है, इवेपोरेशन होता है बारिश होती है, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स में भी। वेरस कहीं कहीं पे है कि रेनफॉल कभी तो बहुत ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो दैट मीन्स वेरिएशन है इसमें भी। बट कुछ एरियाज है जहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन बेल्ट और सॉरी इक्वेटोरियल बेल्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कूल टेम्परेट रीजन्स। बाकी वेरी करती है सीजन वाइज और बाकी कंडीशंस के थ्रू। ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप दिस चैप्टर। We have understood about the various kind of rainfall and their distribution in world. Okay, so I suppose this chapter is totally clear to you people. If you have any doubt relating to the topic that we have covered or even relating to anything in the chapter, you can come up with your problem and we'll discuss and solve the problems. So this is it for today, and now we will meet in the next class.